हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी। और हिंदी में हम लोग स्टार्टिंग कर, देखो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है पूरा 1 मंथ वाला, ठीक है, आज से। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले हिंदी कंप्लीट कराऊंगी और हिंदी में हम लोग काव्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि काव्य के चैप्टर सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग पहले काव्य वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग गद्य का पोर्शन कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू संस्कृत, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें हम लोग प्रेम माधुरी पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये दो हमारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेम माधुरी के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपके पास इस चैप्टर की वो नहीं है, व्याख्या नहीं है, मतलब आपके पास चैप्टर लिखा हुआ नहीं है, पोइट्री नहीं है इसकी, तो मैं आपके लिए कम्युनिटी टैब पर डाल दूंगी फोटो में, ठीक है, इमेज में डाल दूंगी। और उसके अंदर प्रेम माधुरी के अंदर ये 4 हमारे पास स्टैंजा हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन स्टैंजाज में से क्वेश्चन निकल सकता है कि आप इसके लेखक का नाम बताइए, मतलब कवि का नाम बताइए और इस चैप्टर का नाम बताइए, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कवि का नाम, ठीक है, और डायरेक्ट लिख सकते हो इनकी रचना का नाम। बट अगर आपको बिल्कुल फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक में से हिंदी के काव्यांजलि पोर्शन में से लिया गया है। और इसके लेखक कवि कौन है इसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इनके जीवन परिचय अभी हम चैप्टर के लास्ट में देख लेंगे। और पाठ का नाम आप क्या लिखेंगे, प्रेम माधुरी, ठीक है। और इसके अलावा इसी चैप्टर में से एक यमुना छवि भी आ सकता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बुक से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला स्टैंजा हम लोग सॉल्व करेंगे। मार्ग प्रेम का को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिया मेरा भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है, बावरे हैं ब्रिज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिता है। तो देखो भगवान कृष्ण के बारे में आप सब लोग जानते हो, ठीक है, आपको गोपियों के बारे में भी पता है। तो यहाँ पर एक गोपी ने अपने दिल की बात यहाँ पर प्रस्तुत की है, अपने मन की बात यहाँ पर बताई है। क्या बताया है उसने, प्रेम के विषय में बताया है और अपने मन के दुख को यहाँ पर उसने बताया है। तो उसने कहा है कि मारक प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। तो गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को यथाविधि कोई नहीं समझता, जो प्रेम है, प्रेम को कोई अच्छे से नहीं पहचानता, ठीक है। सब उसकी कहानी को क्या समझते हैं, प्रेम को केवल कलंकित समझा जाता है। जो भी व्यक्ति प्रेम करता है उसको बदनाम ही किया जाता है, उसको कलंकित ही किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है मारक प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, मतलब प्रेम के वास्तविक रूप को कोई नहीं समझता। पहली लाइन है कि प्रेम के वास्तविक रूप को कोई नहीं समझता, यहाँ पर गोपी ने ये कहा है, ठीक है। और सेकंड लाइन में क्या है, नहीं समझता, ठीक है, प्रेम के वास्तविक रूप को कोई नहीं समझता। सेकंड लाइन में है इसकी संपूर्ण कहानी केवल कलंकित होने की है या बदनाम होने की है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसकी संपूर्ण कहानी केवल कलंकित होने की है या बदनाम होने की है। अतः लाभ कछु न पुकारन में, इसके विषय में, पुकारने में मतलब बात करने में कोई लाभ नहीं है प्रेम के विषय में, ठीक है। विषय में बात करने का या समझाने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके मन में पहले से ही प्रेम के लिए एक विचारधारा बनी हुई है कि जो प्रेम करता है वो केवल बदनामी पाता है, केवल कलंकित होता है। तो इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन्स एक्सप्लेन हो चुकी हैं। फिर थर्ड लाइन में लिखती हैं, या गोपी बोलती है थर्ड लाइन में कि जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है, मतलब गोपी भली विधि जानती है, बहुत अच्छे से उसका मन जानता है, उसका अंतःकरण जानता है कि इसके लिए कोई उपाय नहीं किया जा सकता, इस कलंक को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है, इसके लिए सारे उपाय बेकार हैं और इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो गोपी कहती है कि उसका मन भली विधि जानता है, मतलब अच्छी तरह से जानता है कि इस बदनामी से बचने का
कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, ठीक है। और लास्ट लाइन में वो कहती है बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिठाए। वो कहती है सबको पता है कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सबको पता है कि गोपी की क्या परेशानी है, क्यों वो परेशान है, फिर भी ब्रज के सारे, सिगरे मतलब सारे, बावरे हैं, पागल हैं, जो गोपी से व्यर्थ ही पूछते रहते हैं कि उसकी क्या परेशानी है, ठीक है। तो सब गोपी के मन की व्यथा जानते हैं, पर फिर भी ब्रज के सारे पागल हैं, सारे लोग पागल हैं, जो हैं जो व्यर्थ ही गोपी की व्यथा पूछते हैं, जबकि सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा में क्या बोला गया है, पहली पंक्तियों में क्या बोला गया है कि मार्ग प्रेम का क्या समझे हरिश्चंद्र, यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिया मेरा बलि विधि, और उपाय सबे व्यर्था है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिठाए। तो गोपी के मन की बात यहाँ पर बोली गई है। गोपी अपने मन की बात बताती है कि प्रेम का मार्ग कोई वास्तविक रूप से नहीं समझता है, ठीक है, इसकी संपूर्ण कहानी केवल कलंकित होने की है, अतः इसके विषय में बोलने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। उसका मन अच्छी तरह से जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है, और ब्रज के सारे लोग पागल हैं जो व्यर्थ ही गोपी से उसकी व्यथा पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है। सेकंड में है रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाए। तो आप लोग या तो अपनी बुक साथ लेकर बैठो, ठीक है, और अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप लोग अपनी इनको नोट करके रख लेना पहले, ठीक है, ताकि सब आपको समझ में आए, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो एकदम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में है रोकहीं तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। तो ये सारी की सारी एक में नहीं है, ठीक है, मतलब सबका मतलब एक ही उससे नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर गोपी के मन की व्यथा है, ठीक है, सेकंड में भी गोपी के मन की व्यथा है, पर वो अलग तरीके से डिस्क्राइब की गई है। तो यहाँ चारों में ही यही बताई गई है, पर उनका सिचुएशन जो है अलग अलग है। हर स्टैंजा में गोपी के मन की व्यथा ही बताई गई है, पर सिचुएशन हर जगह अलग है। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है, रोकहीं जो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, जो कहें जाहु ना तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो स्नेह न चाहिए। तो यहाँ पर गोपी उस समय की बात बताती है जब उसके प्रिय या फिर उसके पति जब घर से जाते हैं, तो क्या कहती है गोपी कि अगर मैं उनको रोकूं तो अमंगल होए, रोकहीं जो तो अमंगल होए, ठीक है। अगर मैं उन्हें पीछे से, जैसे हमारे यहाँ पे ये बात है ना कि अगर पीछे से टोक देते हैं जाते हुए तो वो अशुभ होता है, ठीक है, अमंगल होता है। तो यहाँ पर वही बात बताई है गोपी ने कि रोकहूँ जो तो अमंगल होए, ठीक है, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और अगर मैं कहूँ कि पिया जाइए तो उससे क्या होगा, प्रेम का नाश होगा। तो गोपी कहती है कि यदि मैं आपको रोकूं तो अमंगल होगा, ठीक है, पीछे से अगर आपको मैं टोकती हूँ जाते समय तो अमंगल होगा, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि प्रिय जाइए, तो इससे क्या होगा, प्रेम का नाश होगा, ठीक है, प्रेम न से मतलब प्रेम का नाश होगा, ठीक है। सेकंड लाइन में गोपी कहती है कि जो कहे जाहू ना तो प्रभुता। तो वो कहती है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आप जाइए, तो यहाँ बोलते गोपी कि जो कहे जाहू ना, यदि गोपी कहती है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि मत जाइए, तो इससे क्या होगा, प्रभुता होगी, कि मैं आप पर अपनी प्रभुता जमा रही हूँ, आप पर अपना अधिकार जमा रही हूँ। यदि मैं कहूँ कि आप मत जाइए तो आप इसे प्रभुता समझेंगे, और
कछु ना कहे तो स्नेह न चाहिए। फिर वो कहती है कि अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ भी ना कहूँ, ठीक है। फर्स्ट में बोला कि मैं आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा। सेकंड में कहा यदि मैं आपको कहूँ कि प्रिय जाइए तो इससे क्या होगा, प्रेम का नाश होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मत जाइए तो आप पर प्रभुता होगी। और अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, और यदि मैं कुछ भी ना कहूँ, मौन रहूँ, ना कहूँ, तो क्या होगा इससे, तो स्नेह का नाश हो जाएगा। उनका प्रिय समझेंगे कि इसे मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इससे क्या होगा, स्नेह का नाश होगा। ठीक है। थर्ड लाइन में वो कहती हैं, जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरो हमका कहें आपू समझाइए। तो यहाँ पर गोपी कहती है, थर्ड लाइन में वो कहती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगी, आपके बिना जिया नहीं जाएगा, तो आपको इस पर विश्वास कैसे होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस समय गोपी। वो कहती है कि यदि मैं आपसे कहूँ, यदि मैं कहूँ कि आपके बिना जिया नहीं जाएगा या फिर रहा नहीं जाएगा, तो आपको विश्वास कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा। तो फिर लास्ट में गोपी फोर्थ लाइन में कहती है कि अब आप ही मुझे समझाइए कि इस विरह की घड़ी में मैं आपसे क्या कहूँ। ठीक है, अब आप जा रहे हैं मुझसे दूर, तो इस विरह की घड़ी में आपके जाने के समय पर मैं आपसे क्या कहूँ। ठीक है, अगर आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा, कुछ नहीं कहूँगी तो प्रेम का नाश होगा, यदि मैं कहूँ कि मत जाइए तो आप पर प्रभुता होगी। ठीक है, और यदि मैं कुछ भी ना कहूँ तो स्नेह का नाश होगा। यदि मैं कहूँ कि आपके बिना जिया नहीं जाएगा, तो आपको विश्वास कैसे होगा। तो प्रिय, अब आप ही बताइए कि इस विरह की घड़ी में मैं आपसे क्या कहूँ। ठीक है, तो 2 स्टैंजाज यहाँ पर क्लियर हो गए। मैं साइड में हो रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, आप इसकी व्याख्या लिख सकते हो। तो एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ना आपको पूरे ऐसे स्टैंजा लिख कर दे देंगे, एंड इनमें से कोई सी भी लाइन को या 2 लाइन को या 3 लाइन को अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट पूछे जाएंगे इस पोर्शन में से। एक आपको व्याख्या दे दी जाएगी कोई सी भी, मतलब एक आपको कोई सा भी काव्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 लाइन अंडरलाइन मिलेगी, 1 या फिर 2 या फिर 3 जितनी भी लाइन हो अंडरलाइन मिलेंगी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन तो आपके पास मोस्टली ये आएगा कि ये जो पद्यांश है या फिर ये जो काव्यांश है, इसके पाठ और कवि का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोलेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हम क्या करते हैं, बुक में से देख लेते हैं रेखांकित अंश कौन कौन सा है, हम उसी को पढ़ लेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी रेखांकित अंश दे सकते हैं, वो अपनी तरफ से कोई से भी स्टैंजा में से कोई सा भी आपको अंडरलाइन करके दे देंगे कि इसकी व्याख्या करो। अब जब आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है तो आप व्याख्या कैसे करोगे, इसलिए आपको पूरा समझना ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसी स्टैंजा में से क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, कि गोपी क्या कह रही है, ठीक है, गोपी क्या कहना चाहती है, गोपी के क्या कहने से प्रेम का नाश होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आप पूरी स्टैंजा समझ लोगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला स्टैंजा हो गया, दूसरा हो गया, अब हम स्टैंजा नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा थर्ड वाला। आजो लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो उरानो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जो है जग की यही रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो यहाँ पर एक नायिका मतलब हीरोइन, मतलब कि गोपी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, या फिर कोई भी नायिका है, ठीक है, जिसका यहाँ पर फीलिंग्स बताई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया यहाँ पर। वो अपने प्रिय से कहती है कि आजो लो जो ना मिले तो कहा, मतलब आज तक जो हम नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुमरे सब भांति कहाँ में, मतलब हम तो पहले से ही तुम्हारे कहलाते हैं, हर तरीके से तुम्हारे हैं। ठीक है, तो वो कहती है आज तक हम नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो हर तरीके से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उरहानो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। तो कहती है कि मेरा तुम पर कोई दबाव नहीं है, या फिर मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, तुम्हें कोई बहाना नहीं दे रही हूँ। ठीक है,
क्योंकि सब फल अपने भाग का पाते हैं। मतलब यहाँ पर नायिका कहती है कि उसके भाग्य में यही लिखा था कि वो अपने प्रिय से दूर रहे। ठीक है, तो जो हरिचंद्र भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, मतलब अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब नायिका कहती है कि अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे जो है जग की रीत, तो वो कहती है कि अब मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि जग की यही रीत है कि विदाई के समय, अंतिम विदाई के समय सब गले से लगाते हैं, तो आप भी हमें गले से लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नायिका ने अपने प्रेम व्याख्या किया है। ठीक है, प्रेम की व्याख्या की है। तो अब एक 1 बाय 1 इसकी लाइन्स को हम लिख देंगे और आप नोट कर लेना उसको। ठीक है, आजो लौजा ना मिले तो कहा, मतलब आज तक हम नहीं मिले तो क्या हुआ। क्या हुआ, हम तो या मैं तो हर प्रकार से आपकी ही हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में कहती है कि जो कहे मेरो उरहानो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। तो कहती है कि मेरा आप पर, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे उरहाना है तो इसका हिंदी वर्ड उल्हाना, ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी व्याख्या में दे रखे हैं वर्ड्स, तो इनकी हिंदी लिखना तो ज़रूरी है ही। ठीक है, तो मेरा आप पर कोई उलाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार या अपने भाग्य का फल पाते हैं। ठीक है, जो उनके भाग्य में लिखा है वही होता है। इसको आप थोड़ा सा और शुद्ध हिंदी में अगर लिखोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स इसकी मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा आप पर कोई उल्हाना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन में वो कहती है कि जो हरिचंद्र भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। तो वो कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब जो भई सो भई, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो नायिका के, ठीक है, वो कहती है अब तो मेरे प्राण शरीर से निकलने ही वाले हैं, तो वो कहती है ना यहाँ पे लास्ट में कि अब प्राण चलें चाहे तासो सुनावे। ठीक है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ, सुनाते हुए कहती हूँ कि क्या कहती है वो सुनाते हुए कि अंतिम विदाई के समय जग की यही रीत है। ठीक है, जग की यही रीत है कि अंतिम विदाई के समय सबको कंठ से लगाया जाता है, मतलब सबको गले लगा लेते हैं। इसलिए प्रिया आप भी हमें गले लगाइए। ठीक है, जबकि यही रीत है कि अंतिम समय में सबको गले लगाया जाता है, अतः आप भी हमें कंठ से, मतलब गले से लगाइए। ठीक है, तो ये थर्ड स्टांजा की व्याख्या है पूरी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फोर्थ वाला है, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है, हमहु पहचानती हैं। तो ये उद्धव प्रसंग का है। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि कृष्ण जी के दोस्त थे उद्धव। ठीक है, तो जब कृष्ण जी द्वारिका चले जाते हैं तो वहाँ से वो अपने दोस्त को वृंदावन भेजते हैं
गोपियों को देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, और उद्धव जी वहाँ पर जाते हैं ब्रह्म का संदेश लेकर उनके पास, ठीक है। मतलब उनको ये बताते हैं कि गोपियाँ जैसे कृष्ण जी की विरह में रो रो कर आदि हो रही थी, तो वो कहते हैं कि आप रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, ठीक है। उनके लिए रोना बंद कर दीजिए, और परमात्मा तो हर जगह है, आप बस बैठकर उनका ध्यान लगाइए, योग कीजिए, ठीक है। योग के ज़रिए उनका दर्शन कीजिए, उन्हें प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ये उद्धव उनके पास संदेश लेकर जाते हैं, उद्धव मतलब उद्धव, ठीक है। तो क्या होता है, गोपियों पर उद्धव जी की बात का कोई असर नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो वो उल्टा उद्धव जी को सुना देती हैं, या उनको डांट देती हैं, या उनसे कहने लगती हैं, उनकी बात का जवाब देती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरण है, हमहू पहचानती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि ब्रह्म व्यापक है, परमात्मा सर्वस्व है, हर जगह है, ज़मीन पर भी है, हर जगह है, मतलब ठीक है। थल पूरण है मतलब हर जगग ब्रह्म स्थित है, ठीक है। व्यापक है, वो हर जगह स्थित है, हम अच्छे से पहचानती हैं, ठीक है, हमहू पहचानती हैं, सारी गोपियाँ बोलती हैं। पै बिना नंदलाल बेहाल सदा हरिचंदना ज्ञान ही ठानती हैं। तो वो कहती हैं, पर हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण के अतिरिक्त नंदलाल के बिना हर एक ज्ञान व्यर्थ है। मतलब जिस ज्ञान में कृष्ण की चर्चा नहीं है, हमारे लिए वो हर प्रकार का ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उधो, तुम उनसे जाकर, कृष्ण से वापस द्वारिका जाकर ये कहना कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हमें और कुछ नहीं पता। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। तो वो कहती हैं कि हमें नंदलाल के दर्शन के बिना, मतलब कृष्ण के दर्शन के बिना और कुछ भी नहीं भाता है, हमारी आँखों को और किसी चीज़ को देखने में, समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब कुछ भी उन्हें इसके अलावा समझ में नहीं आता है, उन्हें केवल कृष्ण के दर्शन से ही शांति मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा है कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूर्ण है, कि ब्रह्म या परमात्मा सर्वस्व है, हम अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। सर्वस्व है मतलब थल पूर्ण है, ज़मीन पर भी है, हर जगह है, ठीक है, हर कण में मौजूद है। ब्रह्मा परमात्मा, ठीक है, सर्वस्व है, हम जानते हैं, ठीक है, हमहू पहचानती हैं। पर क्या है, पै बिना नंदलाल बेहाल सदा हरिचंदना ज्ञान ही ठानती हैं। तो वो कहती हैं परंतु कृष्ण की चर्चा के अलावा हमारे लिए सभी प्रकार का ज्ञान व्यर्थ है, ठीक है, सभी प्रकार का ज्ञान व्यर्थ है, उनके लिए उसके अलावा सब बेकार है। वो यहाँ पर ऐसा कहती हैं, ठीक है। थर्ड लाइन में कहती हैं कि तुम ऊधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। तो ऊधो, हे उद्धव या उद्धो अगर आप लिखोगे तो ब्रजभाषा में आ जाएगा, उद्धव अगर आप लिखोगे तो वो हिंदी वाली लैंग्वेज में, मतलब ब्रजभाषा से अलग वो बुक की लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। उद्धव, आप उनसे यही कहिएगा, आप कृष्ण को जाकर ये कहिएगा, जाकर यह कहिएगा, क्या कहिएगा, कि हम और कुछ नहीं जानती हैं। मतलब गोपियाँ और कुछ नहीं समझना चाहती हैं, हम और कुछ नहीं समझना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते या कुछ नहीं जानते और केवल यही जानते हैं कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं, कि उनके दर्शन के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं जानते, कि उनके दर्शन के अतिरिक्त कृष्ण जी के, ठीक है, दर्शन के अतिरिक्त हमारी और कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी आँखियाँ केवल उन्हीं के दर्शन चाहती हैं, उनके दर्शन के अतिरिक्त हमारी आँखें, हमारे नेत्र और कुछ नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो
4th स्टैंजा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी चारों स्टैंजा पढ़ ली, केवल 4 ही स्टैंजा हैं फर्स्ट वाली में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यमुना छवि, तो जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना नदी के किनारे का पूरा व्यू बताया है। ठीक है, उसके किनारे पर जो तमाल के वृक्ष लगे हैं, तमाल के पेड़ लगे हैं, उनके बारे में बताया है। यमुना में चंद्रमा की छवि कैसी लग रही है वो बताया है। मतलब यमुना के आसपास का रात्रि वर्णन किया है कि रात के समय में यमुना के आसपास का व्यू कैसा है, ठीक है, और कैसा लग रहा है, उसका सौंदर्य स्पष्ट किया है उन्होंने यमुना छवि में। तो अगर आपने नोट कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग यमुना छवि पढ़ेंगे। तो अब यमुना छवि हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला स्टैंजा क्या है, देखो, तरणी तनोजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, मतलब यमुना के किनारे पर, तरणी तनुजा के किनारे पर यमुना के तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर मतलब पेड़। ठीक है, तो बहुत सारे तमाल के वृक्ष यमुना के किनारे पर हैं। ठीक है, झुके कूलसों जल परसन हित मनहु सुहाए, तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो क्या करने को झुके हों, अपने जल को स्पर्श करने के लिए। जल परसन, परसन का मतलब जल को छूने के लिए झुके हों। देखो इसकी 6 व्याख्याएं, ठीक है, बहुत सारी हैं। अब मैं आपको ना यहीं पर या तो लिख कर बता दूंगी जहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन लगेगी, वरना मैं आपको बोल के बता दूंगी, आप लिखते रहना। ठीक है, साथ साथ। तो क्या है, तरणी तनोजा तट तमाल बहुछाए, मतलब यमुना के किनारे पर बहुत सारे तमाल के तरुवर मतलब वृक्ष छाए हैं। ठीक है, तरणी तनुजा मतलब वर्ड्स को यहाँ पर देखो मैं इनके लिख देती हूँ अगर कहीं डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं तो तरणी तनुजा मतलब तमाल के वृक्ष, सॉरी तमाल के वृक्ष नहीं, तरणी तनुजा मतलब यमुना किनारे। ठीक है, यमुना किनारे क्या छाए हैं, तरुवर मतलब वृक्ष। ठीक है, तो बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, मतलब यमुना के किनारे पर, यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष छाए हैं, बहुत सारे तमाल के वृक्ष छाए हैं। ठीक है, झुके कूलसों परसन हित मनहु सुहाए, मतलब परसन मतलब स्पर्श करने के लिए। ठीक है, तो वो झुके हुए हैं और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रही हूँ। किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। अब यहाँ पर है मुकुर, मुकुर का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, दर्पण मतलब शीशा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुकुर में मतलब दर्पण में, शीशे में लखत उजकी सब निज निज शोभा, मतलब अपनी शोभा देखने के लिए, अपनी खूबसूरती को देखने के लिए वो उचक उचक कर जा रहे हैं। जैसे पानी में क्या होता है, पानी में ऐसा होता है कि हमको अपनी छवि दिखाई देती है, तो वो तमाल के वृक्ष झुके हुए ऐसे लग रहे हैं कि वो अपनी शोभा देखने के लिए, अपनी खूबसूरती देखने के लिए यमुना के जल में झांक रहे हैं, यमुना के दर्पण में झांक रहे हैं। ठीक है, दर्पण समझ कर उसको। तो और क्या है 4th लाइन में, के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, या फिर वो यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो जल अति पवित्र है, परम पवित्र है। तो उस परम पवित्र जल को प्रणाम कर रहे हैं, उस यमुना नदी को प्रणाम कर रहे हैं, किसके लिए, परम पावन फल लोभा के लिए, मतलब परम फल के लोभ के लिए, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए या परम फल की प्राप्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, यमुना को झुककर प्रणवत मतलब प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, मनु आतप वारण तीर को सिमटी सब छाए रहत, के हरि सेवा हित ना रहे निरखी नयन मन सुख लहत। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो तमाल के वृक्ष हैं वो कहाँ झुक रहे हैं, शोभा को देखने के लिए। किसकी शोभा, हरि की शोभा को देखने के लिए, मतलब वो श्री हरि के दर्शन के लिए झुककर वहां पर, मतलब तमाल के सारे वृक्ष वहां आकर इकट्ठे हो गए हैं श्री हरि के दर्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि वो श्री हरि के दर्शन के लिए, कि यमुना के किनारे पर कृष्ण जी खेलने आएंगे, उनके दर्शन करने के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें खेलता हुआ देखने के लिए, या फिर वहाँ पर आकर खेलेंगे या वहाँ पर आकर नहाएंगे, तो हरि के दर्शन करने के लिए वो सब वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो गए हैं। मनु आतप वारण तीर को सिमटी सब छाए रहे, तो इससे पहले वाली लाइन में बोला है प्रणवत जल जानी परम फल लोभा। ये तो हमें पता चल गई कि वो यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं, किस लिए प्रणाम कर रहे हैं,
ताकि उन्हें परम फल की प्राप्ति हो। और उसकी नेक्स्ट लाइन में बोला है मनु आतप वारण तीर को सिमटी सब छाए रहे। तो ऐसा लगता है कि वो यमुना के जल से, यमुना का जल शीतल है और वो गर्मी से बचने के लिए, अपने ताप को शांत करने के लिए वो यमुना के किनारे पर आकर इकट्ठे हो गए हैं सारे वृक्ष, ठीक है, ताकि यमुना के जल से उनका ताप कम हो और हरि की सेवा के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो तमाल के वृक्ष वहां पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्हें देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। आतप यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ मनु आतप। तो आतप का मतलब क्या होता है? आतप का मतलब अपने ताप को, ठीक है, ताप होता है इसका मतलब अपने ताप को या अपनी जो उनके अंदर गर्मी है उसको शांत करने के लिए वो वहां पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, सब सिमट कर वहां पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में बोला है कि यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो झुके हुए हैं। ठीक है, वो झुके हुए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है सेकंड लाइन में कि वो जल को स्पर्श करने के लिए झुके हैं। थर्ड लाइन में ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो अपने मुख की शोभा देख रहे हैं, दर्पण में खुद को निहार रहे हैं। ठीक है, अपनी शोभा को देख रहे हैं। और फोर्थ लाइन में है कि प्रणवत जल जानी परम फल लोभा, मतलब परम फल की प्राप्ति के लिए यमुना के परम पवित्र जल को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ लाइन में है मनु आतप वारण तीर को सिमटी सब छाए रहे, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने ताप को शांत करने के लिए सब सिमटकर यमुना के जल पर एकत्रित हो गए हैं। ठीक है, यमुना के तट पर। और के हरि सेवा हित ना रहे निरखी नैन मन सुख लहत, मतलब हरि की सेवा के लिए, हरि के दर्शन के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वृक्षों को पता है कि हरि वहां पर खेलने आएंगे, कृष्ण वहां पर, तो उनके दर्शन के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, सुख लेने के लिए उनके दर्शनों का। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा। सेकंड है, तो यहाँ पर बोला है तिन पे जेही छिन्न छंद ज्योति राका निसी आवती। तो जैसे ही यमुना के जल में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, चंद्रमा की रोशनी जब यमुना के जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जल से मिलकर आकाश तक का एक तंबू तान दिया हो। जैसे देखो ये चांद है, ठीक है, ये यमुना का जल है, तो इसकी रोशनी जब जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आकाश से मिलकर धरती तक एक तंबू बना दिया हो रोशनी ने। ठीक है, फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में ये बोला गया है। ठीक है, तनावती मतलब तानी, तनावती मतलब तंबू ताना। ठीक है, तनावती मतलब तंबू। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जब रात में चंद्रमा की किरणें यमुना के जल पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से धरती तक एक तंबू तान दिया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में है होत मुकुर में सब तबे उजल एक ओभा, मतलब ऐसा लगता है कि एक दर्पण बना दिया हो। मुकुर में, मुकुर का मतलब मैंने आपको बताया दर्पण, तो ऐसा लगता है कि धरती से आकाश तक पूरा एक दर्पण जैसा निर्मित हो गया है। ठीक है, एक शीशा जैसा बन गया, क्योंकि इसमें बहुत रोशनी होती है ना, बहुत उज्जवल होता है ये, तो ऐसा लगता है कि एक पूरा दर्पण निर्मित हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे है तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। तो ये शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, सो को कभी जो छवि कह सके छन जमुना नीर की। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है, इतना सुंदर वो रात्रि का दृश्य होता है कि कोई भी कवि उसकी छवि का वर्णन नहीं कर सकता, जमुना के तीर की। ठीक है, जमुना नीर की कोई वर्णन नहीं कर सकता कोई कवि, इतनी ज्यादा सुंदरता उस समय वहां पर होती है। ठीक है, मिली आवनी और अंबर रहत छवि सी नव तीर की। तो उस समय धरती और आकाश की जो छवि है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और जो लोक की आभा है, मतलब जो उस दृश्य की आभा है वो धरती से आकाश तक फैल जाती है सारे में। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब थर्ड स्टैंजा में है, ये आपको सेकंड वाला अगर समझ में आ गया हो तो, वरना मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि तिन पे जेही छिन चंद ज्योति राका निसी आवती, मतलब जैसे ही यमुना के जल पर चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो उस समय वो ऐसा प्रतीत होता है कि जल ने और नभ ने, मतलब आकाश और धरती दोनों ने मिलकर, आकाश और पानी दोनों ने मिलकर एक तंबू जैसा तान दिया है। ठीक है, और होत मुकुर में सब तवे उजल एक ओभा, मतलब
वह ऐसा प्रतीत होता है कि धरती से आकाश तक एक दर्पण बन गया हो, ठीक है, क्योंकि वो उज्जवल होता है, उसमें रोशनी होती है, तो वो ऐसा लगता है कि एक दर्पण बन गया हो। तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सी शोभा, मतलब उसे देखकर, उस दृश्य को देखकर, उस शोभा को देखकर तन मन पूरा प्रसन्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, ठीक है। तो सो को कवि जो छवि कही सके ता क्षण यमुना नीर की, मतलब कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो उस समय यमुना की शोभा का वर्णन करे, यमुना के तीर की शोभा का वर्णन करे, मतलब यमुना के तट की शोभा जो उस समय की होती है उसका वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इससी नव तीर की, मतलब नव तीर की, नव और तीर की, आसमान की और यमुना के किनारे की छवि एक सी रहती है। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना के तीर से लेकर ऊपर आकाश तक एक सी छवि रहती है हर जगह पर, ठीक है, मतलब सुंदरता छाई रहती है। तो यह हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, ठीक है। सेकंड स्टैंजा हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें क्या है, चंद्रमा के बारे में बताया है, मतलब यमुना पर जो चंद्रमा की छवि पड़ती है, चंद्रमा से उसका रिश्ता कैसा और किस तरीके का प्रतीत होता है चंद्रमा के साथ यमुना का दृश्य। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल पर पड़ता है उस समय कैसा प्रतीत होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मदि चमकायो, तो जब जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो चमकता है, तो ऐसा लगता है कि लो लहर लही नाचत कबहू सोई मन भायो, तो ऐसा लगता है कि यमुना के जल की लहरें ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। जब जल चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, ठीक है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो वो ऐसा ब्लर हो जाता है ना, स्टिल थोड़ी रहेगा, जब लहरें चलेंगी तो वो ब्लर होता रहेगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि लहरों के ऊपर चंद्रमा डांस कर रहा है, ठीक है, ऐसा वहां पर प्रतीत होता है कि वो नृत्य कर रहा है, ठीक है। तो मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जल बरसत सुहायो, बसत सुहायो, मतलब ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है वो हरि के दर्शन के लिए वहां पर आकर बैठ गया है, कि जब श्री कृष्ण या तो रास रचाने या फिर नहाने के लिए यमुना के किनारे आएंगे तो चंद्रमा यमुना से उसका दर्शन कर सकता है। उस मनोहारी चित्रण को बताया गया है यहाँ पर, उस मनोहारी दृश्य को बताया गया है कि चंद्रमा वहां पर है और वहां से वो कृष्ण का दर्शन कर सकता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो कै तरंग कर मुकुर लई शोभा कट, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, तो ऐसा लगता है कि जो जल की तरंगे हैं उन्होंने हाथ में दर्पण ले रखा हो, अपनी छवि, मतलब हाथ में दर्पण ले रखा हो, ठीक है, जल के ऊपर चंद्रमा की छवि यहाँ पर बनी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो जल है उसमें हाथ में दर्पण ले रखा हो, ठीक है, शीशा पकड़ रखा हो। तो के रास रमन में हरि मुकुट आवा जल दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जब कृष्ण वहां पर रास रचाने आए हैं तो जो उनका मुकुट है, कृष्ण का मुकुट है, वो जल के मध्य में रखा हुआ है, उनके मुकुट की आभा से जल चमक रहा है, जल के मध्य में कृष्ण का मुकुट रखा हुआ है, ऐसा वहां पर प्रतीत हो रहा था। और क्या लग रहा था कि जल और हरि मूर्ति बसती था प्रतिबिंब लखा थे, तो ऐसा लग रहा था कि यमुना के हृदय में, यमुना के दिल में, यमुना के मध्य में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, जिसका प्रतिबिंब वहां चमक रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में डिस्क्राइब किया यहाँ पे सारा। पहली लाइन में लग रहा है कि जैसे चंद्रमा की रोशनी यमुना जल पर पड़ रही है तो वह ऐसी लग रही है कि लहरों के मध्य में चंद्रमा नृत्य कर रहा है जब लहरें चल रही हैं। तो मनोहरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, मतलब हरि के दर्शन के लिए चंद्रमा जल पर उतर गया है, ठीक है। क्या तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उन्होंने हाथ में दर्पण ले रखा है। और क्या लग रहा है कि जो कृष्ण रास रचा रहे हैं यमुना के किनारे, उनके मुकुट की आभा जल पर पड़ रही है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यमुना के हृदय में, यमुना के मध्य में क्या बसी हुई है, हरि की मूर्त लगी हुई है, जिसका यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो गया। मेरे मार्कर का कैप गिर गया, उसकी चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उठा लिया, और ये हमारा थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये जो फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है ज़रूर, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कई बार आया भी है एग्जाम में, हमारे प्री बोर्ड्स में भी आया है ये, तो ये वाला स्टैंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो फोर्थ स्टैंजा में कहा गया है, कबहू होत सतचंद कबहू प्रगट दुरी भाजत, मतलब ऐसा लगता है जो चांद की रोशनी, अब इसमें भी चांद की रोशनी का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चांद की रोशनी जब चंद्रमा पर जल पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कबहू होत सतचंद, मतलब जब पानी पर इसकी छवि पड़ती है तो क्या होता है, बहुत सारी लहरें चलती हैं। तो जब लहरें चलती हैं तो क्या होता है, अलग अलग छवि बन जाती है, ठीक है। लहरें चलती हैं तो प्रतिबिंब भी साथ साथ चलता है, तो ऐसा लगता है बहुत सारे चंद्रमा पानी के अंदर आकर समा गए, मतलब सतचंद बहुत सारे चंद्रमा की छवि यहाँ पर दिखाई देती है। और कभी लगता है कि एक ही है, कबू प्रगट दुरिभाजत, मतलब कभी एक ही चंद्रमा लगता है, कभी ऐसा लगता है बहुत सारे चंद्रमा हैं, ठीक है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुत साजत, तो जब हवा प्रवेश करती है जल में तो इससे चंद्रमा के अनेक प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रतिबिंब शोभायमान होते हैं, साजत मतलब उनकी शोभा लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, तो जब देखो क्या होता है कि आपको पता है ना, एक छोटे बच्चे को अगर हम बेड पे छोड़ देते हैं तो वो यहाँ से वहाँ रोल होता है, वो पूरे बेड के ऊपर घूमता है, खेलता है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि वो प्रेम से उत्साह से परिपूर्ण होकर जल पर ऐसे डोल रहा है, घूम रहा है, रोल हो रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये लिखना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि छोटा बच्चा ऐसे करता है, पर यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बोला है कि मनु शशि भरी, मतलब मन में प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुना के जल पर लौटता हुआ, मतलब लेटता हुआ घूम रहा है, ठीक है, चंद्रमा डोल रहा है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, ठीक है। फोर्थ लाइन में के तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो तरंगे हैं इनकी रस्सी बनाकर चंद्रमा जल पर झूला झूल रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने चंद्रमा बना दिया झूले पर बैठा हुआ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि जो जल की तरंगे हैं, लहरें हैं, इनकी रस्सी बनाकर चंद्रमा झूला झूल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। फिफ्थ लाइन में है के बालगोड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, ऐसा लग रहा है चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चों की जो पतंग है, बालगुड़ी मतलब बच्चों की जो पतंग है वो हवा में उड़ती हुई यहाँ वहाँ डोल रही है। आकाश मतलब ये उनको यमुना के जल में दिखाई दे रही है पतंग, ठीक है, बच्चों की पतंग है, यहाँ वहाँ डोल रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो वो इधर उधर घूम रही है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। और लास्ट लाइन में बोला है कि अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती, या फिर कोई ब्रज युवती, ब्रज की कोई गोपी जल में स्नान कर रही है या फिर जल विहार कर रही है, जल में खेल रही है, ऐसा चंद्रमा को देखकर प्रतीत होता है जब हवा प्रवेश करती है यमुना के जल के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ स्टैंजा में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर फिफ्थ स्टैंजा में कहा गया है कि मनु जुग पक्ष, क्या है ये, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट्टी जात जमुन जल के तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो मन के अंदर बहुत सारे विचार पैदा हो रहे हैं यमुना की छवि को देखकर। उस समय यमुना की छवि कुछ ऐसी लग रही थी और चंद्रमा का जो प्रकाश यमुना के जल में पड़ रहा था उसे देखकर मन में बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे, या तो ये ऐसा लग रहा है या तो वैसा लग रहा है ना, कौन सा बेस्ट रहेगा, मतलब इस तरीके के संदेह बहुत सारे उत्पन्न हो रहे थे मन में। उसकी छवि को देखकर अलग अलग विचार आ रहे थे कि ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मनोजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट्टी जात जमुना जल। तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो चंद्रमा है यमुना के जल में, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पहले तो चांद उदित होता है, ठीक है, पहले चांद उगता है, मतलब उदय होता है सॉरी उसका, और उसके बाद फिर वो यमुना के जल में विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। कभी तो ऐसा लगता है, ठीक है। कभी ऐसा लगता है कि क्या तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तो कभी ऐसा लगता है कि तारों के झुंड के साथ, मतलब तारों के समूह के साथ चांद क्या खेल रहा है, उनको पकड़ने के लिए, ठगत मतलब तारों के समूह को, तारागण मतलब तारों के समूह को ठगने के लिए उनके साथ लुका छुपी खेल रहा है, मतलब ठगने के लिए मतलब उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है, तारों के समूह को पकड़ने के लिए उनके साथ लुका छिपी खेल रहा है। कभी तो ऐसा लगता है। फिर कभी यहाँ पर लगता है क्या कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। कभी ऐसा लगता है कि यमुना मतलब कालिंदी, यमुना नदी बहुत सारी अपनी तरंगे पैदा कर रही है, अपने जल के अंदर बहुत सारी लहरें जो उठा रही है। तो चंद्रमा अनेक रूप धारण कर उन सबसे मिलने के लिए जा रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, हर रूप में एक लहर से मिलने के लिए दौड़ रहा है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत,
ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ लाइन में ये क्लियर करा है कि जितने यमुना में जितनी लहरें उठ रही हैं, जितने नायिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सबके लिए चंद्रमा अनेक रूप धारण कर कर जा रहा है। ठीक है, ये फोर्थ लाइन में बोला गया है। फिर क्या लगता है कि बहु रजत चकई चलत के फुहार जल उछलत। तो कभी ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर हम बॉल डाल देते हैं तो क्या होता है, जल उछलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि चकई, एक तो ये वर्ड यहाँ पर आया चकई, चकई का मतलब गोल खिलौना, मतलब बॉल, इसको शायद हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि बहुत रजत मतलब पानी के अंदर बहुत सारी चांदी की जो चकई हैं वो चल रही हैं, और उन्हीं के चलने से जल जो है वो इस तरीके से कुछ उछल रहा है, उछलत। ठीक है, जल के फुहारे उछल रही हैं। कै निशिपति मल अनेक विधि उठत बैठत कसरत करत। तो ऐसा लग रहा है कि रात में जब चंद्रमा हिल रहा है यमुना के जल में, तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा एक पहलवान है जो कि कसरत कर रहा है जल में। ठीक है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कसरत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिफ्थ स्टैंजा हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मजत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुखपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। तो इसको देखो, क्लियर करते हैं आगे। कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मजत पारावत। तो कलहंस मतलब हंस, पारावत मतलब कबूतर। तो इस वाले पैराग्राफ में कवि ने यमुना के किनारे पर जो पक्षी थे उनका वर्णन किया है कि वो कैसे लग रहे थे, कैसे उनकी शोभा थी, कितने सारे पक्षी थे, वो कैसे लग रहे थे, उसके बारे में इस वाले स्टैंजा में कवि ने बताया है। तो वो बोलते हैं कि कहीं पर कल हंस घूम रहे थे। ठीक है, कहीं पर हंस विहार कर रहे थे, तैर रहे थे जल में, कहीं पर कबूतर जल में स्नान कर रहे थे। ठीक है, कहूँ मजत पारावत मतलब कहीं कबूतर जल में स्नान कर रहे थे। ठीक है, कहूँ कारंडव उड़त, कारंडव क्या होते हैं, हंस की एक विशेष नस्ल है। ठीक है, तो कहीं पर कारंडव उड़ते हैं। ठीक है, और कहीं पर जल कुक्कुट धावत मतलब कुक्कुट मतलब मुर्गा। ठीक है, तो जल का मुर्गा कौन सा होता है भाई, मुझे भी बताओ ज़रा, कमेंट में बताना। ठीक है, जल मुर्गा बताओ क्या होता है, क्या लगता है आपको कि जल में कौन सा ऐसा पक्षी तैरता है जो मुर्गे जैसा लगता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता होगा। तो यहाँ पर जल कुक्कुट बोला है मतलब जल वाला मुर्गा बोला है। ठीक है, कहीं पर कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं पर जल मुर्गा तैर रहा है। ठीक है, चक्रवाक कहूँ बसत, तो चक्रवाकों का जोड़ा मतलब चक्रवाक भी पक्षी हैं। ठीक है, तो कहीं पर चक्रवाकों का जोड़ा जल में तैर रहा है, विहार कर रहा है मतलब घूम रहा है। और कहीं पर बक ध्यान लगावत मतलब बक क्या होता है, बगुला। ठीक है, जो एक पैर पर खड़ा रहता है, पानी में मछलियाँ खाता है, तो कहीं पर मछलियों पर ध्यान लगाकर बगुला खड़ा है पानी के अंदर। ठीक है, कहूँ बक ध्यान लगावत। और नेक्स्ट है सुख पीक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर सुख, सुख मतलब शुक क्या होता है, तोता। ठीक है, तो तोता और पिक, पिक मतलब कि कोयल। ठीक है, तो तोता और कोयल कहीं पर पानी पी रहे हैं, जल कहूँ पियत मतलब कहीं पर पानी पी रहे हैं, और कहूँ भ्रमरावली गावत मतलब भ्रमर मतलब भंवरे, कहीं पर भंवरे जो हैं वो पुष्पों के ऊपर घूम रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे वो गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। ठीक है, फिर कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विधि पक्षी करत मतलब कहीं पर तो यमुना के तट पर मोर नाच रहे हैं और मतलब बहुत सारे पक्षी कहीं पर शोर मचा रहे हैं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा होकर अलग अलग तरह के पक्षी शोर मचा रहे हैं। जल पान नहान करे सुख भरे तट शोभा सब जिया धरत। तो वहाँ पर जल की शोभा बढ़ा रहे हैं ये पक्षी, वहाँ पर घूमते हुए, नहाते हुए, पानी पीते हुए, ये सारे पक्षी यमुना के तट की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और उस समय की यमुना की छवि को तट शोभा सब्जियत धरत मतलब उस समय की यमुना की जो छवि थी उसको कवि ने अपने जिया में, अपने हृदय में धारण कर लिया है। इतनी सुंदर शोभा थी वो। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, जो पूरा हमने पढ़ा है यमुना छवि, ये पूरी पोयम मतलब कविता, पूरा काव्यांश भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, तो 6 पैराग्राफ थे इसके, 6 स्टैंजा थे, हमने 6 के 6 पढ़ लिए हैं। इससे पहले का हमने प्रेम माधुरी भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और अब बारी है लेखक परिचय पढ़ने की, लेखक के बारे में जानने की। ठीक है, तो लेखक के बारे में भी हम जानेंगे, ये आप लोगों की बुक में भी दे रखा होगा लेखक के बारे में।
तो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हम लोग उनका जीवन परिचय जानेंगे पूरा। तो जीवन परिचय में क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर हमको फेस करनी पड़ती है कि उनकी जगह याद नहीं होती, उनके फादर का नेम याद नहीं होता, और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो याद नहीं होती, प्लस हमें रचनाएं याद नहीं होती। अब पहले जान लो कि जीवनी में से क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। तो आपको 2 या 3 लेखकों के या फिर कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बोला जाएगा कि इनकी आपको जीवन परिचय लिखना है और साथ में इनकी रचनाएं लिखनी है, या फिर इनकी भाषा शैली का वर्णन करने के लिए बोल दिया जाएगा। इन दोनों में से कुछ चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो जीवन परिचय पूछा जाता है, जीवनी पूछी जाती है, ठीक है, और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास नाम से कविताएं किया करते थे। मतलब बाबू गोपाल चंद्र उनका रियल नेम था और गिरधर दास उपनाम से वो कविताएं किया करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो मोबाइल नंबर, ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि आप अज्यूम करो, मानो कि आपने एक विजिटिंग कार्ड बनाना है अपना, या फिर आपको आपके किसी दोस्त ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया है, ठीक है, वो व्यक्ति आपका दोस्त है। अब वो अपने विजिटिंग कार्ड में उसने क्या क्या लिखा होगा? उसने लिखा होगा अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जगह जो भी उसका एड्रेस होगा वो, अपनी क्वालिफिकेशंस, इस तरीके का विजिटिंग कार्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम अपना दोस्त मानकर और उनका विजिटिंग कार्ड की तरह जीवन परिचय याद करें, होपफुली आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रिक से याद किया, मुझे बहुत अच्छे से याद ये हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास उपनाम से कविताएं किया करते थे। इनका मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पे आपको, मोबाइल नंबर क्या है? 18801885। मोबाइल नंबर कैसे हो गया ये? 8 ही नंबर है इसमें तो। अरे आप लोग इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, या फिर ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग अलग याद करते हैं, जैसे 9 जनवरी 1886, इस तरीके से लंबा लंबा बोल के याद करते हैं ना, तो वो 2 मिनट भी दिमाग में नहीं रुकता, 2 मिनट बाद ही गायब हो लेता है। तो अगर देखो, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ईयर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में आपने डेट नहीं लिखी, आपने मंथ नहीं लिखा, आपका काम चल जाएगा, बट ईयर नहीं लिखा तो सब कुछ वेस्ट है। ईयर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से इनके ईयर याद कर सकते हो और पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि 10-12 नंबर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इनका बना सकते हो, ठीक है। तो अब जो बीच में डैश होता है ना, जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, उसे गायब कर दो और 1885, ठीक है, मतलब 18801885 इनका मोबाइल नंबर, आगे के 4 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर ईयर ऑफ बर्थ, पीछे के 4 नंबर इनकी डेट ऑफ डेथ या फिर ईयर ऑफ डेथ आप ले सकते हो, ठीक है। जन्म स्थान इनका क्या था? काशी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसमें क्या किया, इन्होंने खुद से पढ़ाई करी थी, खुद से इन्होंने बांग्ला, संस्कृत, मराठी और हिंदी का ज्ञान यहाँ पर इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया है, मतलब खुद से पढ़ाई कर कर इन्होंने ये लैंग्वेजेस सीखी हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला आता है कि अब देखो, जब आपने इनको अपना दोस्त मान लिया, ठीक है, आप मानते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके दोस्त हैं, उनके पिता का नाम आपको पता है बाबू गोपाल चंद्र, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, मतलब या फिर उनका मोबाइल नंबर आपको पता है। उनका मोबाइल नंबर क्या है? 18801885, ये आपने याद कर लिया। कहाँ रहते हैं आपके दोस्त? काशी में रहते हैं, ठीक है। तो उनकी फैमिली के बारे में या फिर उनके बारे में हम बहुत आराम से जान सकते हैं जब जानेंगे। तो जैसे हम अपने किसी फ्रेंड की स्टोरी पढ़ते हैं कि हमारा फ्रेंड वहाँ दूर से आया है, ठीक है, वहाँ रहता था, वहाँ दूर से आया, उसकी मम्मी ऐसे, उसके पापा ऐसे, हमें सब पता होता है हमारे फ्रेंड्स के बारे में। तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी जब अपना दोस्त मानेंगे तो उनके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो इनकी माता, जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई, इन्हें छोड़कर चले गए, और जब ये 10 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद केवल 35 वर्ष की अल्पायु में, मतलब 34 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। अल्पायु मतलब कम उम्र में, केवल 34 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। वो आप डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को देखकर समझ सकते हो। केवल 35 साल का है यहाँ पर इनका जो एज थी वो 34 थी इसमें, ठीक है। तो अब इनकी रचनाएं देखेंगे। आपको जब आप जीवन परिचय लिखते हो तो हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं जीवन परिचय के, हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं इनकी रचनाओं के। तो रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने केवल श्रृंगार रस पर, श्रृंगार रस में कृष्ण जी की भक्ति में इन्होंने कितनी सारी रचनाएं की हैं।
तो मैंने यहाँ पर सारी भी नहीं लिखी है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिखी है, मैं आपको बता देती हूँ। प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र और दान लीला, ये 7 रचनाएं मैंने आपको लिखवाई हैं यहाँ पर। ये 7 रचनाएं इनकी श्रृंगार रस पर आधारित हैं और कृष्ण भगवान पर आधारित हैं, ठीक है। तो प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, कृष्ण चरित्र और दान लीला, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं जो श्रृंगार रस पर हैं, ठीक है। फिर है इनकी विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका और भारत वीरत्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं जो इन्होंने देश प्रेम पर लिखी हैं, ठीक है। विजयनी, विजय पताका, विजय वल्लरी और भारत वीरत्व, ठीक है। तो अब इनके नाटक हैं, नाटक की रचनाएं की है इन्होंने। नाटक कौन कौन से हैं? श्री चंद्रावली, भारत दूरदशा, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। 4 नाटक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा अंधेर नगरी भी है, ठीक है। तो भारत दूरदर्शन हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आप याद रख सकते हो आराम से। फिर इनके उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखे हैं, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये इनके उपन्यास है, ठीक है। तो इतनी रचनाएं अगर आप लिख कर आ गए तो पूरे नंबर आपको इस जीवनी के मिल जाएंगे, ठीक है। और साहित्य में इनका स्थान लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य में क्या स्थान था? युग प्रवर्तक, ठीक है। भारतीय साहित्य के हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हैं ये। और क्या है, इनको भारत इंदु, मतलब भारत इंदु इनका नाम है। भारत का इंदु उपाधि से प्रतिपादित किया गया, मतलब बहुत बड़ी उपाधि है। भारत का रत्न इनको एक माना गया है, ठीक है। तो भारतेंदु इनका नाम इसलिए पड़ा है। सो हमने इनके बारे में सब कुछ जान लिया, ठीक है। इनका पूरा जीवन परिचय देख लिया, ट्रिक क्या थी याद रखने की वो हमने देख ली। तो हमने इनका चैप्टर भी पढ़ लिया, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। आज की वीडियो में इतना ही, हिंदी में इतना ही पढ़ेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कोई क्वेश्चन कमेंट में मेंशन करो। और जो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना कि जल वाला मुर्गा कौन सा होता है, वो भी बताना ज़रा, ठीक है, कमेंट में आंसर करके। और इंग्लिश की वीडियो, सोशियोलॉजी की वीडियो डाल दूंगी जल्दी, ठीक है, आज ही डाल दूंगी, उनको भी देख लेना, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।